हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे थर्ड लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग के। पीछे मैथ लिखी हुई है क्योंकि अभी सुशील सर आप ही क्लास लगे गए हैं और वो मिटाना भूल गए, तो कोई बात नहीं, ये काम हम कर देते हैं। चलो चलते हैं भाई, ठीक है। क्या था चैप्टर का नाम? मैटर इन आर सराउंडिंग। कोई मुझसे कमेंट में लिख रहा था कि सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, तो भाई मैं बता देता हूँ, देखो राइटिंग भले ही बेकार हो, थोड़ी मेरी, थोड़ी क्या आपके लिए में ज़्यादा हो, मैं तो भी ना उस डेफिनेशन को जो मैं बताता हूँ आपको, उसको मैं दो तीन तीन बार रिपीट करता हूँ। उसको सुनते तो हो ना आप, उसको सुनते हो तो लिख लिया करो भाई, बस। चलो अब चलते हैं मैटर इन सराउंडिंग। ताकत ताकत ताकत, फोकस लाओ फोकस लाओ। चलो ठीक है, कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल हमने 2 सफ़र जाने थे, वाटर से आइस से वाटर तक का सफ़र और वाटर से वाटर वेपर तक का सफ़र, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब ना कोई मुझसे पूछता है कि ज़रूरी है कि हम सॉलिड से लिक्विड जाएं, फिर लिक्विड से गैस जाएं, गैस स्टेट, क्या ये सीक्वेंस ज़रूरी है? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको फॉलो नहीं करती, ठीक है सर। ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? देखो ऐसी चीज़ें होती हैं सब्लाइम। तो सब्लाइम जो चीज़ें होती है ना, वो होती है आपकी फिनेप्थलीन बॉल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप हवा में अगर आपने रखा छोड़ दिया ना, गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो सब्लिमेशन उस प्रोसेस को जो कहते हैं ना, जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, सब्लिमेशन, जिसमें डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड से गैस का, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू gaseous state is known as sublimation। एग्जाम्पल लिख देना, फिनेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। फिनेप्थलीन जानते होगे? नहीं जानते तो बता देता हूँ। अगर आप कभी कोई बड़ी होटल में गए हो तो जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें होती है फिनेप्थलीन बॉल, आपने देखी होगी, वही है भाई फिनेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। चलो डेफिनेशन नोट कर लो जल्दी। और आपको पता है इसका अगर मैं बोलूँ आपसे रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन का उल्टा, सब्लिमेशन रिवर्स प्रोसेस इज डिपोजिशन। एक ये लिख लो और एक ये लिख लो। सर डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन बताओ भैया, ये डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब होता है जो आपका जो मैटर था वो सॉलिड स्टेट से गैस जा रहा था, अब उल्टा होगा, वो गैस से वापस सॉलिड में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका एग्जांपल ज़रूरी नहीं है क्योंकि पूछा भी नहीं जाता, तो इसको बोलेंगे निकल, ठीक है। तो लिख लो इसे, पहले जल्दी से लिख लिया होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है, कैन प्रेशर चेंज द मैटर? सॉरी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैन प्रेशर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ये है क्वेश्चन। तो अब मैंने आपको सॉलिड से लिक्विड से गैसेस का कन्वर्जन बताया। मैं आपको बताता हूँ अब क्या हो सकता है इस सब टॉपिक के अंदर। कैन प्रेशर चेंज स्टेट ऑफ मैटर। कोई मुझसे पीछे से बोल रहा है
हाँ कर सकता है, पर मैंने जैसे उससे पूछी कैसे, कर सकता है बस। तो ऐसा नहीं है भाई, इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, रीज़न है, ठीक है, बताता हूँ आपको। आपने लिया एक सिलेंडर है जो जिसकी क्लोज्ड वॉल है, और आपने उसके अंदर डाली गैस, ऊपर से आपने पिस्टन लगा दी। पिस्टन यानी जैसे पंप देखा आपने, पंप हवा भरी होगी साइकिल में, तो पता है उसमें एक ऐसी पिस्टन लगी होती है जिसके अंदर हवा होती है, जिससे वो आपकी साइकिल में हवा भरते हैं। ऐसे आप जैसे प्रेशर करते हो ना, प्रेशर दबाते हो तो हवा जाके टायर में भर जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था कि भाई पिस्टन क्या होती है, पिस्टन के बारे में, ठीक है। तो देखो ये हमारी पिस्टन है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है। अब मैं जैसे से प्रेशर दागूंगा ना, तो क्या करेंगे पता है, ये क्या करेंगे, ये पास आने शुरू हो जाएंगे। और आपको मालूम ही है जब गैस के मॉलिक्यूल पास आने शुरू हो जाते हैं तो कौन सी स्टेट बनेगी, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, लिक्विड। तो ये थोड़ा सा ना गैस जो था, इधर गैस था, ये इधर लिक्विड बन गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं प्रेशर का रोल है, इस चीज़ में प्रेशर का रोल है, और प्रेशर कर रहा है इस काम को, यानी यस प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। पर इसमें एक और बात आती है, अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या आती है। देखो सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ प्रेशर के टर्म्स में। अब जो लिक्विफिकेशन होता है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन, इसको हटा देता हूँ, मैं एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ। लिक्विफिकेशन, एक लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस होता है, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या होता है पता है आपको? हमने गैस लिया एक कंटेनर में, पिस्टन दागी और उसमें प्रेशर बढ़ाया, पर उसमें एक और चीज़ होती है, हम उसमें टेम्परेचर भी कम करते हैं साथ में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अकेला प्रेशर का कोई काम नहीं हो सकता, यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। जब भी अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने की बात आएगी ना, तो प्रेशर और टेम्परेचर का दोनों का जिक्र होगा। पता है क्यों? देखो जब मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाया था, मेल्टिंग पॉइंट समझाया था, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आ रहा था उसमें, और उसकी डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी था। यानी प्रेशर और टेम्परेचर दो ऐसी क्वांटिटी हैं जो एक साथ रहेंगी अगर स्टेट ऑफ मैटर बदलना है तो लिक्विफिकेशन क्या प्रोसेस था अभी बता देता हूँ। लिक्विफिकेशन ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप प्रेशर को बढ़ाते हो और टेम्परेचर को कम करते हो, जिससे क्या होता है गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और वो लिक्विड फॉर्म करते हैं। तो लिक्विफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी अप्लाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ऑन गैस पार्टिकल्स। आपने एग्जाम्पल इसका लिख देता हूँ, एलपीजी। एलपीजी के जो सिलेंडर आते हैं आपके घर में, आपने कभी देखा है कि वो इतने छोटे ही कैसे आ जाते हैं? 12, 15, 16 इन सब जो आपका गैस का साइज होता है। एलपीजी आपके घर में आते हैं सिलेंडर। आपने कभी सोचा है कि ये सिलेंडर कभी इतने बड़े क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि देखो वो गैस पार्टिकल को कंप्रेस करके देते हैं, आपको प्रेशर दाग के देते हैं, जिससे क्या है वॉल्यूम, जिससे क्या है वो पानी बन जाता है। गैस था, प्रेशर दागा, पानी बन गया। पानी बना तो क्या होगा? पानी बनने से एक आसानी रहेगी, वो आपके घर तक इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है और लीकेज का डर नहीं, क्योंकि गैस पार्टिकल्स क्या दूर दूर रहते हैं तो उन्हें लीकेज का डर रहता है। तो अगर उसको लिक्विड एक कंटेनर में फिक्स रखेंगे तो ज़्यादा सेफ है। तो ये अब लिक्विफिकेशन का प्रोसेस यही था, इन विच वी अप्लाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ऑन गैस पार्टिकल्स which converted into liquid। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। जल्दी 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 लिखने का मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी। चलो अब कोई मुझसे पीछे से पूछ रहा है, भैया हाँ भाई बता, भैया ये बताओ, आपने प्रेशर बता दिया, सब बता दिया, पर आप ना कल एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, बल्क प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है वो बल्क प्रोसेस होता है। मतलब हाँ भाई, पर तेरे को इस टाइम पे क्यों याद आ रही है?
बोला अरे मुझे तो याद नहीं आ रही, वो तो मैं आपको सजेशन दे रहा था अगले वाले आने वाले टॉपिक के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई बढ़िया है, तेरे जैसे स्टूडेंट हो तो फिर तो मज़े ही आ जाए मेरे। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होती है? अब कोई मुझसे पूछ रहा है भैया आपने बॉइलिंग तो समझा दी, बॉइलिंग और इवेपोरेशन शायद सेम ही होंगे। अरे नहीं भाई, इवेपोरेशन अलग है, बॉइलिंग अलग है। अभी समझाता हूँ मैं आपको कैसे। ठीक है, अब बोल रहा है भैया आप ज़्यादा बकवास मत करो, जल्दी जल्दी समझा दो, टाइम नहीं है। मैं ठीक है भाई अभी समझाता हूँ तेरे को, और तेरे ही घर के एग्जाम्पल से बताऊँगा जैसे तेरे को समझ आएगा अच्छे से। ठीक है समझा रहा हूँ, देख ये तेरी छत थी है, गर्मी का टाइम हो रहा है, देख पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं तो, और सुजीधर ने भी क्लास ली, वही पसीना पसीना हो गए। इतनी गर्मी पड़ रही है भयंकर, तो आप कभी ना दोपहर के 1 बजे या 12 बजे जाना है, धूप पड़ रही होगी सन्नाटेदार, आप उस पर ये करना है ग्लास लेना, उसमें पानी लेना, पानी की वेस्टेज नहीं करेगा कोई। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, पर एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा बहुत चलता है। तो उसमें ना आप अपनी छत की सरफेस पे 2 से 3 बूंद पानी डालना। मेरी ड्रॉप थोड़ी अजीब सी है, पर इसे ड्रॉप समझ लेना। ठीक है, ये है वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। ये वो वाला ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप थी, ऊपर सन था हमारा, सूरज। तो क्या हुआ अब आगे क्या हुआ? कोई मुझसे बोल रहा है हाँ मैंने करके तो देखा था ये एक बार, कुछ ऐसा हुआ था, पानी डाला था मैंने और वो पानी शायद उड़ गया था, गायब हो गया था। गायब? सच सच बता क्या हुआ था? अरे मैंने डाला था, वो वहाँ फिर था नहीं, थोड़ी देर में वहाँ से चले गया। मैंने बोला देख भाई वो जो तेरी प्रोसेस थी ना, वही इवेपोरेशन प्रोसेस थी। कैसे? आइए बताता हूँ। देखो आपके ये सरफेस, अब सरफेस हो रही थी भयंकर गर्म, इस पर पड़ रही थी हीट हो रखी थी है, और ऊपर से एक सफिशिएंट टेम्परेचर मिल रहा था। टेम्परेचर मिल गया, हीट मिल गई, वाटर ड्रॉपलेट बचेगी क्या? मुझे आप बताओ, वाटर ड्रॉपलेट बचेगी? जब आप बॉईल करते थे किसी भी चीज़ को, उसमें हीट मिलती थी, टेम्परेचर चाहिए होता था, जैसे जैसे हीट और टेम्परेचर मिला वेपर बन के भाग जाता था। ऐसे ही इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इधर पहले ही इसके जो नीचे था ये सरफेस, इस पर पहले से हीट प्रेजेंट थी, और ऊपर से सूरज का टेम्परेचर और था। तो इतनी गर्मी होने के कारण क्या हुआ, ये हीट अप हो रखी थी। तो जैसे ये यहाँ पहुँची, जैसे आपने पानी सरफेस पे गिराई, तो यहाँ लगा लेटेंट हीट ऑफ। तो देखो मैंने आपको बताया, आपने वाटर ड्रॉप डाली, हीट हुई रखी थी, ऊपर टेम्परेचर और था। पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, इधर बहुत बड़ी एक चीज़ हुई है, आपको इधर 273 केल्विन की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी बॉइलिंग पॉइंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर। तो यही इसका सबसे बड़ा मेन कारण था, टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 273 ही माय बैड 373 भूल गया बॉइलिंग पॉइंट, मैं भी भूल गया चलते चलते। तो 373 केल्विन यहाँ टेम्परेचर ज़रूरत नहीं है। अगर 373 केल्विन होता ना, पानी क्या आप भी नहीं रहते छत तक पहुँचने लायक। तो बस यही था इसका एनालॉजी या एग्जाम्पल। अब इसको समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ ली जाती है। अब मुझसे कोई पूछ रहा है, आपने ये तो बता दिया कि हीट थी, टेम्परेचर था, वाटर ड्रॉपलेट उड़ गई, पर हमने कभी कभी ऐसा देखा अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते ना, ज़्यादा, तो जैसे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी ड्रॉपलेट हो गई। जैसे मैंने इधर फट्टा लगाया, इधर भी फट्टा लगाया, मतलब उसको चारों तरफ से बंद कर दिया, और मैंने इसमें करीब इतना पानी भर दिया ना। तो मैं सर भैया मैं एक चीज़ ये देखता हूँ, मैंने बंद कर दिया, तो भैया मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि ना ये पहले ना क्या होता है, पहले ये वाला पानी जाता है, बाद में ये वाला जाता है। मैं बोला भाई ऐसे कैसे मालूम तेरे को? बोला भैया मैंने एक चीज़ देखी थी, क्योंकि
मैं बैठा हुआ था, मैं उसमें ध्यान दे रहा था, उसमें ध्यान दे रहा था तो क्या था, मैंने खुद उसमें देखा था कि धीरे धीरे वाटर का लेवल डाउन हो रहा है। तो 100% भैया यही चीज़ हुई होगी कि ऊपर वाली निकल गई होगी। मैंने बोला देख भाई तूने बहुत सही दिमाग लगाया और तूने करेक्ट भी है। पता है क्यों? क्योंकि देख पार्टिकल जो होते हैं ना किसी भी मैटर के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, पर जो सबसे ऊपर होंगे ना और उन पर हीट तो पड़ेगी। टेम्परेचर था, टेम्परेचर हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो क्या हुआ, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो ये टूट के भाग गए। चलो ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये बस एनालॉजी थी, एग्जाम्पल था, आप खुद भी करके देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगी। चलो जय श्री राम। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड into vapor at any temperature below its boiling point is called as evaporation। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो उसने वही सब बोल दिया जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, उसने वही सब बोल दिया। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का चेंज होना, इनटू वेपर, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, एट एनी टेम्परेचर, धूप तो कितनी भी हो सकती है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, उससे कम में भी काम हो जाएगा, इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। बच्चे बोल रहे हैं भैया समझ आ गया। मैं ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। अब मुझसे कोई पूछ रहा है आपने एवेपोरेशन बता दिया, पर प्रोसीजर के हिसाब से क्या होता है आगे, उस चीज़ को और खगाला जाता है, उसके बारे में चीज़ें बताई जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो बताया जाता है। पर चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है बताता हूँ। अब आगे लिख लिया होगा, और मैंने बोल तो वैसे ही दी थी तो लिख लिया होगा भाई, मैंने बोल तो वैसे ही थी, लिख लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर ही है भाई, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखो इसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प भी नहीं करूँगा, बताओ सही है ना? क्यों हेल्प करूं? देखो जो मैं इसमें बताऊंगा ना आपको, जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वेपोरेशन को, आप खुद बोलोगे यार ये तो मैं खुद जानता हूँ, ये तो मैंने खुद करके देखा है। चलो चलते हैं अब आगे। देखो बॉइलिंग क्या था, एक बल्क प्रोसेस था, पर इवेपोरेशन होता है ना वो सरफेस फिनोमेना होता है। लिख लेना स्टार डाल के अलग से, सरफेस फिनोमेना। सर सरफेस फिनोमेना क्या होता है? वही मैंने जो अभी आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि ड्रॉप का पानी ऊपर वाला पहले सूख गया, नीचे वाला रह गया, तो इसका मतलब क्या हो सर? इसका मतलब क्या, ये थोड़ा समझ नहीं आया। मैं ठीक है भाई, देखो फिर से बताता हूँ मैं। सरफेस फिनोमेना का मतलब है जितनी ज़्यादा तेरी सरफेस होगी ना उतना बढ़िया प्रोसेस होगा। बॉइलिंग में क्या होता है, बल्क में होता है, सब एक साथ चलता है, पर इवेपोरेशन में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तेरी जो सरफेस होगी ना, अगर कहीं पानी ज़्यादा है तो वो उधर नहीं करेगा, वो वहाँ ज़्यादा करेगा जहाँ सरफेस पे उसको पानी ज़्यादा मिलेगा, यानी ये इक्वली ट्रीट नहीं करेगा पानी को। जहाँ पर पानी थोड़ा कम है वो वहाँ जल्दी सुखा देगा, जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पानी है वहाँ थोड़ा देर में करेगा पर कर देगा। चलो ठीक है, सरफेस फिनोमेना समझ आ गया। तो इसका पहला फैक्टर ही क्या होगा, सरफेस एरिया। क्यों भाई? देखो सरफेस एरिया इंक्रीजेज, इवेपोरेशन इंक्रीजेज। इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉपी में शॉर्ट में मत लिख देना, बड़ा करके लिखना है, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछ रहा है इवेपोरेशन बढ़ा तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन समझ नहीं आ रहा है। मैं ठीक है भाई बताता हूँ तेरे को, पूरी तरीके से बताऊँगा, आधा दूरवानी ज्ञान दूंगा, ठीक है।
कभी तूने देखा है, तूने कपड़े सुखाए हो और कपड़े तूने मतलब जैसे बहुत गंदा एग्जाम्पल आ रहा था, पर चलो वही दिखाता हूँ। ये तुम्हारा कच्चा है, हैं, ये तुम्हारा कच्चा है, नाचो कंपनी का, नाचो नाचो कंपनी का कच्चा है आपका, ठीक है। ये आपने टांग दिया, पर आपने इस बार ना एक प्रॉब्लम कर दी, आपने कच्चा बिल्कुल पास पास बांध दिया, बिल्कुल सुकुड़ के। आप एक चीज़ देखोगे, ये जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों? अगर उससे कंपेरेटिवली मैं एक और नाचो कंपनी का कच्चा लगाता, वही ब्रांड, वही सेम कच्चा नाचो कंपनी का, तो पता है क्या होता, और मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेच करके फैला के डालता रस्सी पे, तो ये जल्दी सूखता। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग गया भाई। सरफेस एरिया बढ़ी, सरफेस एरिया ऐसी बढ़ी, उसने बोला देख भाई सरफेस एरिया बढ़ गई है, अब मेरे पास प्रॉपरली मैं हर एक ड्रॉप तक पहुंच सकता हूँ। एवेपोरेशन प्रोसेस ने बोला यहाँ तूने घुसड़ मुछड़ कर रखी है, एक के ऊपर एक है, कहीं ज़्यादा पानी है कहीं कम पानी है, तो मैं यहाँ तेरा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। नमिता बन रही है शार्क टैंक वाली नमिता बन रही है एवेपोरेशन है। तो ऐसा ही है, ठीक है। आप कभी भी देखना जहाँ ज़्यादा पानी होगा ना उधर छोड़ देगी, जहाँ बिल्कुल सरफेस से टच पानी होगा उसको वो पहले सुखाएगी। और यकीन नहीं हो तो करके दे लेना भाई मेरे, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं। आपने कभी देखा है एक दिन हो रहा है बादल बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम होने वाला है, हवा नहीं चल रही पर, और वहीं एक ऐसा दिन हो रहा है जहाँ बिल्कुल सुकून भरा दिन है, हवा चल रही है बहुत तेज़, और टेम्परेचर भी आप ये समझ लो गर्मी ही होगी, हाँ गर्मी ही होगी। तो आप पता है क्या देखोगे, विंड स्पीड जो होती है ना, विंड स्पीड वो बढ़ेगी ना, तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मुझे बताइए ऐसा क्यों। देख भाई फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ नाचो कंपनी का। ये तूने नाचो का अंडरवियर डाल दिया, नाचो कंपनी का है। अब ये पता है क्या हुआ, इसके अंदर थे वाटर ड्रॉपलेट्स थी हैं। विंड आई, विंड ने क्या किया, इवेपोरेशन में हेल्प करी। कैसे? इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। अब इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी सर आ कैसे रही है, मुझे आप ये बताओ। तो भैया इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी आ कैसे रही है ये बताओ, मैं बताता हूँ। देखो कभी भी आप देखना, अगर आप किसी चीज़ को धक्का दोगे ना, विंड क्या करेगी, इसको धक्का देगी तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होने की या मूव करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे मूव करने की पोजीशन में आए, मूव करे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तुरंत इवेपोरेशन हुआ और आपका नाचो कंपनी का अंडरवियर सूख जाएगा। तो ऐसे ही ना मैं किसी चीज़ को धक्का देता हूँ ना तो मूवमेंट में आ जाती है, ऐसी विंड स्पीड के साथ होगा। विंड स्पीड इवेपोरेशन को बढ़ाएगी कैसे, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। और यहीं अगर हवा नहीं चल रही होती ना तो इसी नाचो कंपनी का अंडरवियर को सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता। चलो अब चलते हैं ह्यूमिडिटी। पहले तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखवाओ भाई जल्दी। द अमाउंट of water vapor present in air। ह्यूमिडिटी ये कौन सी चिड़िया का नाम है भैया, तो बताता हूँ भाई, देख तेरे को ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। यानी जो वाटर वेपर हैं वो पहले से ही हवा में मौजूद हैं, और कितने मौजूद हैं, कितनी मात्रा में मौजूद हैं, उसी को हम ह्यूमिडिटी से डिनोट करते हैं। आपने कभी देखा होगा अगर गर्मी का दिन है ना तो आप कोई बोलता हुआ देखा होगा कि आज ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम है। भाई बारिश का मौसम होगा ना तो आपने सुनते हुए देखा होगा रिपोर्ट्स में या कहीं आप अगर न्यूज़ देखते होंगे कि आज ह्यूमिडिटी बहुत हाई है,
तो ह्यूमिडिटी ऐसे ही मेज़र की जाती है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में। तो इसका फैक्टर क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी ना भाई दिक्कत होने वाली है बहुत बड़ी। ह्यूमिडिटी बढ़ी, इवेपोरेशन घटा। अब भैया पर ऐसा हुआ क्यों, ये तो बताओ ये हुआ क्यों। अब मैं बताता हूँ आपको ये हुआ क्यों। देखो क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या था, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आप बस में जा रहे हो हैं, बस में सीट भरी हुई है, समझो बस में सीट भरी हुई है, सीट भरी हुई है। अब आपको बैठना है तो आप बैठ पाओगे क्या, कैसे बैठ पाओगे, सीट तो भरी हुई है, फुल भरी हुई है। कोई ये ना सोचे दिमाग में कि मैं थोड़ा खिसा खिसा के बैठ ही जाऊंगा, नहीं भाई पूरी फुल भरी हुई है, सामान रखा हुआ, तू बैठ ही नहीं सकता। अब बता क्या करेगा, अब बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसी ही ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन का रिलेशन है। जब पानी में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन कैसे कर पाएगा अपनी प्रोसेस को अच्छे से, क्योंकि हवा में वो जो वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है वो आने वाले वाटर वेपर को तो आने ही नहीं देंगे। वो ये बोलेंगे भाई जगह नहीं है, जबकि इवेपोरेशन वाला वाटर वेपर बोलेगा भाई बहुत जगह है, बहुत जगह है। वो बोलेगा बच्चों को इस टेक्निकल कारण की वजह से मैंने आपको ह्यूमिडिटी तक समझा दिया था, तो कुछ टेक्निकल कारण की वजह से मैं अब आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो उसको मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा जो हमारा 4th लेक्चर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।